आज हम 14 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स मास्टर क्लास स्लाइड डेक का एनालिसिस करने वाले हैं। बिल्कुल। और बैंकिंग, रेगुलेटरी या फिर यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये सेशन बहुत ज़रूरी होने वाला है। सही कहा। आज का ये सेशन ना एक बहुत बड़े जिगसॉ पजल को सुलझाने जैसा है। वो कैसे? मतलब सोचिए कि रिजर्व बैंक के नियमों का सीधा कनेक्शन दुनिया के दूसरे कोने में हो रहे चुनावों और भू राजनीति से कैसे जुड़ता है। आज हम इसी कड़ी को डिकोड करेंगे। ये बहुत बढ़िया अप्रोच है। अक्सर होता क्या है कि छात्र सिर्फ डेटा पॉइंट्स को रटने की कोशिश करते हैं। हाँ, जो कि एग्जाम में बिल्कुल काम नहीं आता। बिल्कुल। जब तक किसी भी घटना के पीछे के क्यों को नहीं समझा जाए, मतलब कोई पॉलिसी क्यों बनी, तब तक तैयारी अधूरी ही रहती है। सही बात है। तो शुरुआत स्लाइड 2 से करते हैं। ये सीधा देश के हर उस नागरिक से जुड़ा है जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है। डिजिटल फ्रॉड की बात कर रही हैं आप? जी। मैक्रो इकोनॉमी समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आरबीआई आम आदमी के पैसे को कैसे सुरक्षित कर रहा है। डेटा बहुत चौंकाने वाला है। क्या आंकड़े हैं इस बार? 2022 में डिजिटल फ्रॉड के 28 लाख मामले सामने आए हैं और इनकी कुल कीमत 22,931 करोड़ रुपए थी। बाप रे, ये तो 2021 के मुकाबले सीधे 10 गुना ज्यादा है। बिल्कुल। और इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्रॉड की कुल वैल्यू का 45% हिस्सा 10,000 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शंस में हुआ है। इसीलिए रेगुलेटर को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है। जब सिस्टम में 10 गुना उछाल आ जाए तो सिर्फ चेतावनी देने से काम नहीं चलता। तो आरबीआई ने क्या किया है इसके लिए? उन्होंने 10,000 रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन के लिए 1 घंटे का कूलिंग ऑफ पीरियड लागू कर दिया। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर कोई 10,000 से ज्यादा का ट्रांसफर करता है तो उसके पास उस पैसे को होल्ड करने और ट्रांजैक्शन रद्द करने के लिए 1 घंटे की सेफ विंडो होगी। पर क्या ये कदम हमें डिजिटल पेमेंट की रेस में पीछे नहीं धकेल देगा? मतलब यूपीआई की तो सबसे बड़ी खासियत ही उसकी रियल टाइम स्पीड है ना? हाँ, ये सुविधा और सुरक्षा के बीच का एक बहुत क्लासिक संघर्ष है। तो फिर ये 1 घंटे का इंतजार क्यों? जब हम फ्रॉड का मनोविज्ञान समझते हैं ना, तो देखते हैं कि स्कैमर्स हमेशा एक अर्जेंसी या पैनिक पैदा करते हैं। हाँ, जैसे कि आपका बिजली का कनेक्शन अभी कट जाएगा। बिल्कुल। या फिर आपके पार्सल में गैर कानूनी सामान मिला है। इस पैनिक में इंसान बिना सोचे समझे तुरंत पैसा भेज देता है। ओह, तो ये 1 घंटे का बफर उस पैनिक को तोड़ने के लिए है। बिल्कुल। जब लाखों लोगों की जीवन भर की कमाई खतरे में हो तो आरबीआई को सुविधा की जगह सुरक्षा को प्राथमिकता देनी ही पड़ती है। ये लॉजिक तो बहुत सॉलिड है। इसी सुरक्षा ढांचे में 70 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए एक सेकेंडरी ऑथेंटिकेशन भी जोड़ा गया है। हाँ, ये भी एक बहुत अहम कदम है। इसके तहत 500 रुपए से अधिक के किसी भी ट्रांजैक्शन पर एक भरोसेमंद व्यक्ति यानी ट्रस्टेड पर्सन की मंजूरी अनिवार्य होगी। और इसमें एक 24 घंटे का चेंज लॉक भी है ना? बिल्कुल, ताकि कोई स्कैमर तुरंत उस सेटिंग को ना बदल सके। और इसके साथ ही सभी यूजर्स के लिए एक किल स्विच का फीचर भी लाया गया है। ये किल स्विच तो शेयर बाजार के सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है। वो कैसे? जैसे बाजार बहुत ज्यादा गिरता है तो एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म ट्रेडिंग को रोक देता है। वैसे ही अगर किसी को लगे कि खाते में कुछ संदिग्ध हो रहा है तो एक क्लिक में सारे आउटगोइंग ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर सकता है। चाहे वो यूपीआई हो, नेट बैंकिंग हो या कार्ड हो। बिल्कुल, सब एक साथ ब्लॉक हो जाएगा। ये तो बहुत पावरफुल फीचर है, लेकिन एक सवाल है, ये फ्रॉड का पैसा जाता कहाँ है? ये ज्यादातर म्यूल अकाउंट्स में जाता है और आरबीआई ने अब इन पर भी सख्त पाबंदी लगा दी है। हाँ, मैंने पढ़ा कि नॉन केवाईसी या संदिग्ध खातों के लिए सालाना 25 लाख रुपए की लिमिट तय कर दी गई है। जी, और अगर इससे अधिक पैसा आता है तो वो एक्स्ट्रा पैसा वेरिफिकेशन होने तक शैडो क्रेडिट में चला जाएगा। ये शैडो क्रेडिट क्या होता है? ये एक तरह का एस्क्रो होल्डिंग जोन है। मतलब पैसा सिस्टम में आ गया है, बैलेंस में दिख भी रहा है, लेकिन आप उसे निकाल या ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक बैंक उस पैसे के सोर्स का वेरिफिकेशन ना कर ले। बिल्कुल सही। वो पैसा सिस्टम की छाया में फ्रीज रहेगा। काफी दिलचस्प है। व्यक्तिगत सुरक्षा से अब हम स्लाइड 3 और 4 की तरफ बढ़ते हैं, जहां मैक्रो इकोनॉमी और संस्थागत बदलावों की बात की गई है। हाँ, इसमें अपर लेयर एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए आरबीआई के ड्राफ्ट नियम काफी अहम है। पहले तो एक बहुत जटिल स्कोरिंग पद्धति होती थी ना, ये तय करने के लिए कि कौन सी कंपनी अपर लेयर में आएगी। जी, लेकिन अब उसे हटाकर सिर्फ एसेट साइज का मानदंड लागू कर दिया गया है, जो कि 1 लाख करोड़ रुपए तय किया गया है। ये तो कंप्लायंस को बहुत सरल बना देगा। बिल्कुल। जटिल सिस्टम में लूप होल्स रह जाते हैं।
अब 1 लाख करोड़ से ऊपर की बैलेंस शीट वाली किसी भी एनबीएफसी को बैंकों की तरह सख्त निगरानी से गुजरना होगा। और जमीनी स्तर पर लोन की बात करें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 25-26 में 5.64 लाख करोड़ का लोन बांटा गया है। ये छोटे उद्यमों के लिए बहुत बड़ी लिक्विडिटी है। और आरबीआई का जो उत्कर्ष 2029 रोड मैप है, उसमें 3 खास शब्दों पर फोकस है: समुद्र, सीबीडीसी और यूएलआई। जी, इनका तकनीकी महत्व बहुत गहरा है। समुद्र वास्तव में एक सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजरी डेटा रिपोजिटरी है। मतलब सारा क्रिटिकल बैंकिंग डेटा एक ही जगह सुरक्षित रहेगा। सही कहा। और सीबीडीसी तो अपना ई-रुपया है ही, लेकिन सबसे अहम है यूएलआई यानी यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। जैसे यूपीआई ने पेमेंट आसान किया, वैसे ही यूएलआई लोन लेने की प्रक्रिया को आसान बनाएगा, है ना? बिल्कुल। ये अलग अलग जगह से क्रेडिट डेटा सीधे बैंकों तक पहुंचाता है, जिससे लोन कुछ मिनटों में अप्रूव हो सकता है। क्या बात है। अब अगर आर्थिक संकेतों की बात करें तो मार्च 2026 में रिटेल महंगाई 3.4% दर्ज की गई है, जो मेनली खाने और ईंधन की कीमतों की वजह से है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्तीय वर्ष 27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.9% अनुमानित की है। लेकिन स्लाइड 4 पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है। हाँ, विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई ने ईरान युद्ध के तनाव के कारण भारतीय इक्विटी से $18 बिलियन निकाल लिए। ऐतिहासिक रूप से देखें तो जब भी इतना विदेशी पैसा निकलता था, हमारा शेयर बाजार क्रैश कर जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हमारा म्यूचुअल फंड AUM 73.73 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर है। यही तो स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। मार्च में रिकॉर्ड 40,450 करोड़ का इक्विटी इनफ्लो और 32,000 करोड़ का सिप निवेश हुआ है। मतलब ये घरेलू निवेशक बाजार के लिए एक विशाल शॉक एब्जॉर्बर बन गए हैं। बिल्कुल, इन्होंने विदेशी झटकों को पूरी तरह से सोख लिया है। पर मैं सोच रही थी, क्या इस शॉक एब्जॉर्बर पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं? अगर कल को कोई घरेलू संकट आ जाए और लोग पैनिक में अपनी सिप रोक दें तो क्या होगा? ये बहुत गहरा सवाल है। सैद्धांतिक तौर पर यह रिस्क है, लेकिन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स बताता है कि रिटेल सिप का पैसा बहुत स्टिकी होता है। स्टिकी मतलब लोग आसानी से निकालते नहीं हैं। जी, ये पैसा हर महीने सीधे सैलरी से कटता है। जब तक कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय रोजगार संकट ना हो, लोग आमतौर पर से बंद नहीं करते। ये संस्थागत स्थिरता ही हमें बाकियों से अलग बनाती है। इसी बीच विश्व बैंक ने अमरावती प्रोजेक्ट के लिए भी फंड जारी किया है। हाँ, $1.6 बिलियन के कुल कमिटमेंट में से फेज 1 के लिए $340 मिलियन जारी किए गए हैं। और इसकी शर्तें क्या हैं? 8 से 8.5% का ब्याज है, 6 साल का ग्रेस पीरियड है और 29 साल की मैच्योरिटी है। ये दिखाता है कि भारत लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेट को कैसे मैनेज कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन कोई भी अर्थव्यवस्था तभी चलती है जब देश में कानून का शासन साफ हो। सही कहा। तो चलिए अर्थव्यवस्था से राजव्यवस्था की तरफ मुड़ते हैं। स्लाइड 5 पर एक बड़ी संवैधानिक उलझन है, श्रीहरन वैक्यूम। हाँ, ये भारतीय न्याय प्रणाली के सबसे जटिल पहलुओं में से एक है। इसे समझने के लिए हमें अनुच्छेद 142 और 226 को देखना होगा, है ना? जी, ये उच्च न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को विशेष शक्तियां देते हैं। केवल वही ऐसी सजा दे सकते हैं जिसमें भविष्य में छूट या रिमिशन की कोई संभावना ना हो। मतलब अपराधी को आखिरी सांस तक जेल में ही रहना होगा। बिल्कुल। और उलझन यहीं से शुरू होती है। श्रीहरन फैसले ने साफ कर दिया कि निचली अदालतें किसी भी अपराधी का छूट मांगने का अधिकार नहीं छीन सकती। इसी से वो ऑल और नथिंग वैक्यूम बन गया है। बिल्कुल। इसको ऐसे समझें कि एक टीचर के पास स्टूडेंट को या तो सीधे 0 देने का अधिकार है या सीधे 100। बीच के मार्क्स वो दे ही नहीं सकता। बहुत सटीक उदाहरण है। निचली अदालतें अब फिक्स 30 या 40 साल की सजा नहीं दे सकती। तो उनके पास क्या विकल्प बचे हैं? या तो वो सामान्य उम्र कैद दें जिसमें 14 साल बाद रिहाई की संभावना होती है, या फिर सीधे फांसी की सजा सुनाएं। और यहीं सीआरपीसी की धारा 433A का रोल आता है, जो कहती है कि अच्छे आचरण की समीक्षा के लिए कम से कम 14 साल की सजा काटनी होगी। हाँ, पर छात्रों को ये याद रखना चाहिए कि 14 साल का मतलब ऑटोमेटिक रिहाई नहीं है। ये सिर्फ समीक्षा के लिए एलिजिबल होने की सीमा है। बिल्कुल। और ये पूरी बहस 1980 के ऐतिहासिक रेयरेस्ट ऑफ रेयर जजमेंट से जुड़ी है, जो अनुच्छेद 21 पर आधारित था, जिसने ये तय किया कि फांसी की सजा एक अपवाद होनी चाहिए, नियम नहीं। अब अगर हम स्लाइड 6 पे आएं, तो कानूनी टकराव सिर्फ क्रिमिनल केस तक सीमित नहीं है।
विकास और पर्यावरण के कानून भी आपस में टकरा रहे हैं। यहाँ हमारे सामने दो बहुत शक्तिशाली कानून हैं। पहला है वन अधिकार अधिनियम 2006 यानी FRA, बिल्कुल। जो पूरी तरह से स्थानीय आदिवासियों को उनकी जमीन का हक देने पर आधारित है। जी, इसमें दावों के लिए ग्राम सभा का कोरम अनिवार्य है और भौतिक सत्यापन करना ही पड़ता है। और जो पट्टे मिलते हैं वो सिर्फ आजीविका के लिए होते हैं, बेचे नहीं जा सकते। बिल्कुल। और इसके ठीक विपरीत खड़ा है वन संरक्षण अधिनियम 1980 यानी FCA, जो वनों पर नियंत्रण को सेंट्रलाइज करता है और वनों की कटाई रोकने पर फोकस करता है। इन दोनों का टकराव हम मध्य प्रदेश के शिवपुरी में देख सकते हैं। हाँ, वहाँ सहरिया जनजाति के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घर बनाए जा रहे थे, जो कि एक PVTG है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। लेकिन NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने FCA का हवाला देते हुए इस निर्माण पर रोक लगा दी। तो अब NGT का तर्क क्या है? उनका कहना है कि वन भूमि पर कंक्रीट का निर्माण पर्यावरण के लिए हानिकारक है। दूसरी तरफ कार्यकर्ता FRA का हवाला दे रहे हैं। ये तो बड़ा धर्म संकट है। एक तरफ कमजोर जनजाति के आवास का अधिकार और दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण। प्राथमिकता किसे मिलनी चाहिए? नीति निर्माताओं के लिए ये बहुत मुश्किल है। जलवायु परिवर्तन के दौर में हम जंगल नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे लोगों को बेघर करना भी अन्याय है। सही बात है। पर्यावरण के इस टकराव का एक समाधान शायद स्वच्छ ऊर्जा में है, जो हमें स्लाइड 7 पर ले जाता है। हाँ, इलेक्ट्रिक कुकर को तेजी से अपनाया जा रहा है। इसमें इंडक्शन और इंफ्रारेड के बीच की तुलना बहुत जरूरी है। तकनीकी रूप से इनमें क्या फर्क है? देखो, इंडक्शन तकनीक चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करती है, जिससे बर्तन सीधा गर्म होता है और ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। और इंफ्रारेड? उसमें एक फिजिकल हीटिंग एलिमेंट होता है, जो अक्सर वेव फॉर्म डिस्टॉर्शन या नॉइज पैदा करता है, जिससे पावर ग्रिड पर अस्थिरता आ सकती है। इसीलिए इनको BE स्टार रेटिंग्स द्वारा मॉनिटर किया जाता है। लेकिन अगर सब इलेक्ट्रिक कुकिंग इस्तेमाल करने लगे तो ग्रिड पर लोड बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल, उसे संभालने के लिए एक बहुत एडवांस्ड स्मार्ट ग्रिड की जरूरत होगी। और उस ग्रिड को पावर देने के लिए देश को बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स चाहिए, जैसे अरुणाचल प्रदेश का कलाई 2 प्रोजेक्ट। हाँ, कलाई 2 ये एक 1200 मेगावाट का विशाल प्रोजेक्ट है। और इसकी लागत कुछ 14,105 करोड़ रुपए है ना? जी। और इसे लोहित बेसिन के आजाऊ जिले में 78 महीनों में पूरा किया जाना है। ये THDC और राज्य सरकार का जॉइंट वेंचर है। इसके अलावा एक कमला प्रोजेक्ट भी है, जो 1720 मेगावाट का है। बिल्कुल। 26,695 करोड़ की लागत से इसे 96 महीनों में क्रा दादी जिले में पूरा होना है। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ परिवहन में भी बदलाव हो रहे हैं। नेशनल हाईवे पर टोल पूरी तरह डिजिटल हो गया है। हाँ, लेकिन इसमें कैच है, जिस पर हमने शुरू में बात की थी। वही तो, ये कितनी अजीब बात है कि UPI इस्तेमाल करने पर 1.25 गुना जुर्माना लग रहा है, जबकि फास्टैग का पास 3,000 से बढ़ाकर 3,750 रुपए कर दिया गया है, जिसमें 200 क्रॉसिंग मिलेंगी। पर UPI पर पेनल्टी क्यों? सरकार तो UPI को इतना प्रमोट करती है। इसके पीछे का साइंस लेटेंसी और थ्रूपुट का है। फास्टैग एक रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी RFID तकनीक है, जो बिना इंटरनेट के काम करती है, राइट? जी। गाड़ी गुजरते मिली सेकेंड्स में टैग रीड हो जाता है, लेकिन UPI इंटरनेट आधारित है। हाँ, QR कोड स्कैन करो, पिन डालो, फिर बैंक से कंफर्मेशन का वेट करो। इसमें कम से कम 10 से 15 सेकंड लगते हैं। अगर हर गाड़ी इतना टाइम ले तो हाईवे पर मीलों लंबा जाम लग जाएगा। ओहो, तो NHAI के लिए तकनीक की सुगमता से ज्यादा ट्रैफिक की स्पीड जरूरी है। बिल्कुल सही। लेकिन इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई फायदा नहीं अगर हम ग्लोबल सप्लाई चेन से कट जाएं, जो हमें स्लाइड 8 और 9 यानी भू राजनीति पर ले आता है। भू राजनीति का सीधा असर हमारे रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है, जैसे इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की उच्च स्तरीय वार्ता। 1979 के बाद पहली बार इनके बीच 21 घंटे लंबी बातचीत चली है। हाँ, इसका मेन फोकस क्या था? काटसा प्रतिबंधों के कारण जो ईरान का पैसा फंसा हुआ है, उसे मुक्त करना। और इसके केंद्र में परमाणु अप्रसार या न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की बहस है। जी। IAEA ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम कार्यक्रम की कड़ी निगरानी कर रहा है, जबकि ईरान का कहना है कि NPT के तहत उसे नागरिक उपयोग का अधिकार है। लेकिन ईरान के पास एक बहुत बड़ा हथियार है,
होर्मुज जलडमरू मध्य, जहां से दुनिया की 20% ऊर्जा की सप्लाई होती है। और भारत ऊर्जा और उर्वरकों के लिए इस रास्ते पर बहुत ज्यादा निर्भर है। हाँ, और यही बात इसे हमारे किसानों से जोड़ देती है। जून में खरीफ की बुवाई शुरू होने वाली है। अगर होर्मुज में तनाव बढ़ा तो भारत में खाद की कमी हो जाएगी। इसीलिए भारत ने एडवांस में एक वैश्विक अमोनिया टेंडर जारी कर दिया है ताकि बुवाई के समय संकट न आए। इसे ही कूटनीतिक दूरदर्शिता कहते हैं। इसके अलावा वैश्विक चुनावों का भी बड़ा असर पड़ता है। स्लाइड 9 पर जो लिस्ट है उसमें हंगरी का उलटफेर बहुत बड़ा है। पीटर मग्यार की तीजा पार्टी ने लंबे समय से पीएम रहे विक्टर ऑर्बन को हरा दिया। वहीं जिबूती में इस्माइल उमर गुएले लगातार 6ठी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। और इराक में निज़ार अम्मेदी नए राष्ट्रपति बने हैं। इजराइल की मोसाद ने भी रोमन गोफमैन को नया डायरेक्टर नियुक्त किया है। और कनाडा में मार्क कार्नी ने चुनाव जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। भारत ने भी एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है। प्रणय वर्मा को बेल्जियम और यूरोपीय संघ में नया राजदूत नियुक्त किया है, जो व्यापारिक संबंधों के लिए बहुत अहम है। करंट अफेयर्स के डिफेंस ऑपरेशन सेगमेंट में एक बहुत बड़ा अपडेट है एक्सरसाइज डस्ट लिक को लेकर। लर्नर्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 7वां संस्करण है। 7वां एडिशन, राइट। हाँ, जो भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच हो रहा है, और इसका वेन्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, ये कहाँ हो रहा है? ये 12 से 25 अप्रैल तक उज़्बेकिस्तान के नामांगन इलाके के जो गुरुमसराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया है वहां आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, उज़्बेकिस्तान का गुरुमसराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया। एग्जैक्टली। और इसके साथ ही ना डोमेस्टिक लेवल पे भी काफी कुछ हो रहा है। राजस्थान में इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा और प्रमुख फील्ड एक्सरसाइज चल रहा है जिसका नाम है एक्सरसाइज ब्रह्मास्त्र। देखिए, सेना के लिए ये एक्सरसाइज सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं होते हैं। राइट। इनमें अलग अलग टेरेन और रियल टाइम थ्रेट्स को सिम्युलेट किया जाता है ताकि जो ट्रूप्स की रेडीनेस है वो चेक की जा सके। जैसे बैंकिंग एस्पिरेंट्स एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देते हैं ना। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। मतलब जैसे डस्ट लिक और ब्रह्मास्त्र सेना के उनके मॉक टेस्ट हैं। इंडियन नेवी की फर्स्ट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 आयोजित हुई है। अच्छा, ये पहली कॉन्फ्रेंस है। जी हाँ। वहीं दूसरी तरफ नागपुर के वायुसेना नगर में इंडियन एयरफोर्स ने मेंटेनेंस कमांड कॉन्क्लेव आयोजित किया है। ओके, नागपुर में। हाँ, और इस कॉन्क्लेव की थीम बहुत दिलचस्प है। थीम है मेंटेनेंस कमांड इन मिशन मोड टू सपोर्ट ऑपरेशंस। ये थीम तो सीधा लॉजिस्टिक्स और मतलब जो बैक एंड मैनेजमेंट होता है उसकी तरफ इशारा कर रही है। एग्जैक्टली। मतलब अगर फ्रंट लाइन पर फाइटर जेट्स को सही समय पर उड़ान भरनी है तो पीछे मेंटेनेंस और जो स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई चेन है उसका एकदम परफेक्ट होना जरूरी है। एकदम सटीक विश्लेषण किया आपने। कोई भी ऑपरेशन बैक एंड सपोर्ट के बिना सफल नहीं हो सकता। और मैं बता दूं, हमारी सेना सिर्फ युद्ध के समय ही नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भी इसी तरह का बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम दिखाती है। हाँ, वो सिक्किम वाला इंसिडेंट। बिल्कुल। हाल ही में जो ऑपरेशन हिम सेतु हुआ उसमें इसका सीधा उदाहरण देखने को मिला है। जी, उत्तरी सिक्किम के लाचेन और चुंगथंग इलाकों में भारी बारिश हुई थी। हाँ। और उसकी वजह से सड़कें पूरी तरह बह गई थीं। वहां करीब 1400 पर्यटक फंस गए थे। जी। और ऐसे मुश्किल बर्फीले और पहाड़ी इलाकों में जहां कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी पूरी तरह टूट चुकी हो, वहां इंडियन आर्मी की जो त्रिशक्ति कोर है उसने आगे आकर मोर्चा संभाला। राइट, त्रिशक्ति कोर। हाँ, उन्होंने मोर्टार और लकड़ियों की मदद से अस्थायी पुल बनाए और उन 1400 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया। मतलब ये दिखाता है कि क्राइसिस मैनेजमेंट में या आपदा के समय भी हमारी सेना किस लेवल की एक्सपर्टीज रखती है, हमेशा सबसे आगे खड़ी रहती है। बिल्कुल। खैर, सेना जमीन पर और बॉर्डर्स पर सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, लेकिन आज के दौर में जो असली पावर और निगरानी है वो आसमान से कंट्रोल होती है। स्पेस टेक्नोलॉजी। जी, और यहीं से हम अपनी सेकंड स्लाइड जो एरोस्पेस और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के माइलस्टोन्स की है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ओके। ISRO ने ना गगनयान ADT-002 मिशन के तहत एक बड़ा टेस्ट पूरा किया है। अच्छा, इसमें क्या हुआ? इसमें श्रीहरिकोटा में चिनूक हेलीकॉप्टर का उपयोग करके दूसरा इंटीग्रेटेड एयरड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक किया गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर से? हाँ,
ये टेस्ट दरअसल 2027 में होने वाले क्रू मिशन के लिए लक्षित है। मतलब जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे उनकी सेफ्टी के लिए पैराशूट सिस्टम कंफर्म किया गया है। ओके, तो ये तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की बात हो गई। लेकिन इसी लिस्ट में ना एक और बड़ा नाम है निसार मिशन का। जी, निसार, जो ISRO और नासा का मतलब एक बहुत बड़ा जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है। और इसका कुल बजट करीब 12,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। बिल्कुल। अब यहाँ एक सवाल जो बहुत से एस्पिरेंट्स के या आम लोगों के दिमाग में भी आता है, हाँ। कि जब हमारे पास जमीन पर इतनी समस्याएं हैं, हाँ। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, गरीबी है, हाँ। तो निसार जैसे प्रोजेक्ट्स पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च करना क्या वाकई समझदारी है? देखिए, ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है, लेकिन इसका जवाब सीधा हमारी इकोनॉमी और एग्रीकल्चर से जुड़ा है। वो कैसे? निसार ना कोई आम कैमरे वाली सैटेलाइट नहीं है। इसके जो रडार हैं वो इतने पावरफुल हैं कि ये पृथ्वी के पूरे इकोसिस्टम को मॉनिटर कर सकते हैं। ओके। जैसे ग्लेशियर के बर्फ के वजन में बदलाव, हाँ। या खेतों में खड़ी फसल का जो बायोमास है उसमें सेंटीमीटर लेवल के सूक्ष्म बदलावों को भी माप सकते हैं। अच्छा, सेंटीमीटर लेवल तक? बिल्कुल। अब इसे इकोनॉमी से जोड़कर देखते हैं। जब सरकार और बैंकों के पास मिट्टी की नमी और जो कृषि उत्पादन का इतना सटीक डेटा होगा, तो हम सूखे या बाढ़ जैसी आपदाओं की भविष्यवाणी महीनों पहले कर सकेंगे। रुको, मतलब आप कह रहे हैं कि निसार का डेटा सीधे क्रॉप इंश्योरेंस और एग्रीकल्चरल लोन के जो रिस्क मॉडल होते हैं उनको बदल देगा? एग्जैक्टली। जब सटीक डेटा से किसानों की फसल का नुकसान कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि उनके द्वारा लिए गए एग्रीकल्चर लोन वो समय पर चुकाएंगे। हाँ। और वो लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPA में तब्दील नहीं होंगे। तो ये जो 12,000 करोड़ रुपए का खर्च है, ये दरअसल हमारी पूरी फूड सिक्योरिटी और बैंकिंग सेक्टर के एग्रीकल्चर लोन को स्टेबल रखने का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। वाह, ये तो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर है। मतलब स्पेस का इकोनॉमी के साथ ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन बहुत ही शानदार है। बिल्कुल। और स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो नासा के आर्टेमिस रिटर्न मिशन ने, जी मैंने पढ़ा था इसके बारे में, जो ओरायन स्पेसक्राफ्ट है वो अपने क्रू को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में वापस ले आया है। हाँ, पैसिफिक ओशन में। और उसे USS जॉन पी मर्था जहाज द्वारा रिकवर किया गया। लेकिन इस मिशन की सबसे खास बात यह है ना कि इसमें पहली बार एक महिला और एक पर्सन ऑफ कलर शामिल हुए थे। जी, ये डाइवर्सिटी के लिहाज से एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और सिर्फ स्पेस ही नहीं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर भी एक बड़ी क्रांति आ रही है। हाँ, UAE ने कुछ बड़ा किया है। बिल्कुल। UAE दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने कमर्शियली 10G इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च कर दिया है। 10G इंटरनेट? जी, और इसके लिए उन्होंने अपर 6 गीगाहर्ट्ज बैंड का इस्तेमाल किया है। ये जो अपर 6 गीगाहर्ट्ज बैंड है, ये टेक्निकल टर्म थोड़ा भारी लग रहा है एस्पिरेंट्स के लिए। हाँ। अगर इसे सिंपल भाषा में डिकोड करें तो क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इंटरनेट एक हाईवे है, राइट, और ये बैंड उस हाईवे पे एक एक्स्ट्रा सुपर वाइड लेन जोड़ने जैसा है, जहां बहुत सारा भारी डेटा बिना किसी ट्रैफिक जैम के एकदम पलक झपकते ही ट्रांसफर हो सकता है। बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल यही मैकेनिज्म है, एक डेडिकेटेड सुपर फास्ट लेन। राइट। और देखिए, इतने भारी डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें फ्यूचर में सुपर फास्ट कंप्यूटर्स चाहिए होंगे। इसीलिए भारत ने भी इस ग्लोबल रेस में अपनी एक मजबूत जगह बना ली है। भारत में कहाँ? आंध्र प्रदेश में भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में? जी, ये टेस्ट बेड एक तरह का रिसर्च फैसिलिटी है जहां हमारे साइंटिस्ट क्वांटम एल्गोरिदम्स को टेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही इसी फील्ड में दीप जरीवाला को UTRNL चेयर नियुक्त किया गया है। दीप जरीवाला? हाँ, ये एक बहुत प्रेस्टीजियस पोजीशन है। मतलब भारत अब सिर्फ ग्लोबल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहा है, बल्कि वो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को लीड कर रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन देखिए, एक तरफ हम क्वांटम कंप्यूटिंग और 10G इंटरनेट की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि ये जो विकास है ये हमारे पर्यावरण की कीमत पर न हो, है ना? बिल्कुल सही बात है। तो पृथ्वी के इसी इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करते हैं हमारी अगली स्लाइड में, जो पर्यावरण संरक्षण पर है। जी। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से जो प्रोजेक्ट चीता चल रहा है, उसको लेकर बहुत ही शानदार खबर आई है। हाँ,
ये सच में एक बड़ी सक्सेस है। कुनो नेशनल पार्क में KGP-12 कोड वाली जो मादा चीता है, जिसका नाम गामिनी है, गामिनी, राइट। उसने 4 शावकों को यानी 4 चीता कब्स को जन्म दिया है। और ये खबर इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि गामिनी पहली भारतीय मूल की मादा चीता है जिसने जंगल में पूरी तरह से प्राकृतिक माहौल में बच्चों को जन्म दिया है। ये सच में बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन कुनो नेशनल पार्क के कुछ स्टैटिक फैक्ट्स भी एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जैसे इसका कुल क्षेत्रफल 1235 वर्ग किलोमीटर है। जी। इसे 1981 में एक अभयारण्य यानी सेंचुरी घोषित किया गया था। राइट। और फिर 2018 में ये नेशनल पार्क बना। और एस्पिरेंट्स को याद होगा कि प्रोजेक्ट चीता के तहत 2022 में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को यहाँ लाया गया था। बिल्कुल। और पर्यावरण संरक्षण में एक और बड़ा कदम गुजरात के जामनगर में उठाया गया है। अच्छा, वहाँ क्या हुआ है? वहाँ वनतरा यूनिवर्सिटी लॉन्च की गई है। ओके, वनतरा यूनिवर्सिटी। जी, और ये दुनिया का पहला ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है जी। जो पूरी तरह से वन्यजीव संरक्षण और पशु चिकित्सा विज्ञान यानी जो वेटरनरी साइंस है उसको समर्पित है। ये देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि कैसे कुनो की लोकल सफलता और जामनगर की ये यूनिवर्सिटी, ये सब इंटरनेशनल लेवल पर देश की इमेज को कितना मजबूत करते हैं। एग्जैक्टली। और शायद यही वजह है कि ग्लोबल डिप्लोमेसी में भारत का जो कद है वो लगातार बढ़ रहा है। कूटनीति में। जी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की जो इकोसॉक है उसमें भारत को 4 अलग-अलग निकायों के लिए चुना गया है। ये इकोसॉक क्या है, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे? हाँ, इकोसॉक दरअसल UN का वो सेंट्रल प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक पॉलिसीज को दिशा देता है। राइट। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है। भारत की प्रीति सरन को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति के लिए 2027 से 2030 तक के कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है। मतलब कूटनीति और पर्यावरण में तो भारत अपना परचम लहरा ही रहा है। बिल्कुल। लेकिन जब नीतियां सही हों तो उसका असर खेलों और राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी साफ दिखता है। हाँ। अब हम स्लाइड 4 पर आते हैं। जी, स्पोर्ट्स की तरफ। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो बिश्केक में हुई, वहां भारत ने टोटल 17 पदक जीते हैं। 17 मेडल्स? वाओ। हाँ, जिसमें 2 स्वर्ण, 6 रजत और 9 कांस्य शामिल हैं। 162 अंकों के साथ भारत ईरान के बाद दूसरे स्थान पर रहा है। बहुत बढ़िया। और वहीं जो उलान बातर में आयोजित एशियन बॉक्सिंग हुई थी उसमें तो और भी शानदार प्रदर्शन रहा। हाँ, वहाँ क्या स्कोर रहा? भारत ने 16 पदक जीते, जिनमें 5 तो गोल्ड हैं। 5 गोल्ड। जी। और इसमें विश्वनाथ सुरेश के साथ साथ जिन 4 महिला मुक्केबाजों ने गोल्ड जीते हैं उनके नाम एग्जाम्स के लिए बहुत क्रिटिकल हैं। वो नाम क्या है? वो है हुड्डा, पंवार, घंघस और चौधरी। हुड्डा, पवार, घंघस और चौधरी। एस्पिरेंट्स इसे जरूर नोट कर लें। बिल्कुल। इसके अलावा इंटरनेशनल टेनिस की बात करें तो मोंटे कार्लो मास्टर्स के फाइनल में जेनिक सिनर ने कार्लोस अल्क्रास को हराकर जीत दर्ज की है। जेनिक सिनर ने जीत लिया? हाँ, और इसी के साथ उन्होंने अपना वर्ल्ड नंबर 1 का जो ताज था वो वापस पा लिया है। ये जेनिक सिनर का वर्ल्ड नंबर 1 पर वापस आना, ये मुझे एक बैंकिंग एस्पिरेंट की जर्नी से बहुत मिलता जुलता लग रहा है। वो कैसे? मतलब अगर एक बार एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो हार नहीं माननी चाहिए ना। बिल्कुल। बाउंस बैक करना चाहिए जैसे सिनर ने किया, अपनी कमियों को पहचान कर। अरे बिल्कुल, ये रेजिलियंस हर कॉम्पिटिटिव फील्ड में जरूरी है। हाँ, खैर क्रिकेट की बात करें तो शुभमन गिल ने भी एक नया माइलस्टोन सेट किया है। जी। वो 4000 IPL रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। बहुत शानदार। अब स्पोर्ट्स से अलग हटकर अगर हम राज्यों के इनिशिएटिव्स को देखें तो वहां भी टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस का गजब का तालमेल दिख रहा है। जैसे कोई स्पेसिफिक स्टेट? हाँ, गुजरात पुलिस ने नारकोटिक्स और जो ड्रग्स की जांच होती है उसको तेज और सटीक बनाने के लिए विशेष रूप से AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैनात कर दिया है। वाओ, पुलिसिंग में AI? जी। इसके अलावा पुडुचेरी में एक बहुत ही क्रिएटिव चीज हुई है। क्या हुआ वहाँ? वहाँ के किंजूर इलाके में ना नीला नाम के एक साड़ी पहने हुए ह्यूमैनॉइड रोबोट ने मतदाताओं का स्वागत किया इलेक्शन अवेयरनेस के लिए। अरे वाह, साड़ी पहने हुए ह्यूमैनॉइड रोबोट, टेक्नोलॉजी का कितना क्रिएटिव इस्तेमाल है ये। एग्जैक्टली। और इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी स्टेट्स पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी बहराइच हाईवे
यानी NH 927 का विस्तार हो रहा है। अच्छा। जी, ये हाईवे रुपेडीहा और नेपालगंज के रास्ते क्रॉस बॉर्डर व्यापार को मतलब भारी बढ़ावा देगा। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि दो देशों के बीच ट्रेड की एक नई आर्टरी है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या नीतियां, इन सबको चलाने वाले तो इंसान ही होते हैं ना। हाँ, वो तो है। कुछ लोग सिस्टम में नई जिम्मेदारियां ले रहे हैं और कुछ महान लोग अपनी विरासत छोड़कर हमारे बीच से चले गए हैं। अब हम स्लाइड 5 पर आते हैं। जी, नियुक्तियां और निधन। अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो संजय खन्ना जी को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड यानी BPCL का नया अध्यक्ष और CMD नियुक्त किया गया है। ओके, संजय खन्ना। जी। वहीं राजनीति में एक बड़ा ऐतिहासिक ट्रांजिशन देखने को मिला है। वो क्या? नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, इस्तीफा दे दिया। हाँ, ताकि वे राज्यसभा के सदस्य बन सकें। आपको बता दूं, वे सबसे लंबे समय तक कुल 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। 10 बार मुख्यमंत्री। जी। ये सच में भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम उन महान हस्तियों को भी याद करते हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। जी। देश ने अपने लायन ऑफ लद्दाख कर्नल सोनम वांगचुक को खो दिया है। कर्नल सोनम वांगचुक। इनका नाम सुनते ही एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। एस्पिरेंट्स को याद रखना चाहिए कि 1999 के कारगिल युद्ध में उनके नेतृत्व में हुए चोरबतला ऑपरेशन के लिए उन्हें महावीर चक्र मिला था। मैं बता दूं लर्नर्स, ये चोरबतला ऑपरेशन कोई आम मिलिट्री मूवमेंट नहीं था। जी। मतलब -डिग्री तापमान में जब दुश्मन ऊपर चोटी पर बैठा हो, तब खड़ी बर्फीली चट्टानों को स्केल करके अपने पोस्ट को बचाना, ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि गजब के शौर्य की कहानी है। देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। बिल्कुल, 100%। और शौर्य के अलावा देश ने अपनी एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर को भी खो दिया है। हाँ। लेजेंडरी गायिका आशा भोसले जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आशा ताई की आवाज ने तो मतलब कई पीढ़ियों को जोड़े रखा था। हाँ, 2000 में दादा साहेब फाल्के और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित थी वो। राइट। और उनके करियर के कुछ जो अर्ली माइलस्टोन्स हैं वो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे उनका पहला गाना जो एक मराठी गीत था, चला चला नव बाला, वो 1943 में आया था। अच्छा, 1943 में? जी। और उनका पहला हिंदी गाना 1948 की फिल्म का चुनरिया था। ये फैक्ट्स बहुत जरूरी हैं। इसके साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर जिम विटेकर का भी निधन हो गया है। ये कौन थे? ये 1963 में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले अमेरिकी बने थे। ओके, फर्स्ट अमेरिकन टू क्लाइंब एवरेस्ट। राइट। इन महान हस्तियों के जीवन से हमें सच में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। और इन हस्तियों की तरह ना कुछ खास दिन भी होते हैं जो इतिहास और विज्ञान की याद दिलाते हैं। अब हम महत्वपूर्ण दिवस वाली स्लाइड पर चलते हैं। जी। 10 अप्रैल को सिंधी भाषा दिवस मनाया गया। ओके। इस मौके पर हमारे उपराष्ट्रपति ने विधायी विभाग के माध्यम से संविधान का सिंधी भाषा में विमोचन किया है। अच्छा, सिंधी भाषा में? हाँ। और खास बात यह है कि ये जो संविधान है, ये 8वीं अनुसूची की सिंधी भाषा के लिए देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों ने जारी किया गया है। ये बहुत अच्छी पहल है। और 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस था। हाँ, वर्ल्ड पार्किंसंस डे। मेडिकल केयर के अवेयरनेस के लिए बहुत अहम दिन है। और 2026 के लिए इसकी थीम है ब्रिज द केयर गैप। ब्रिज द केयर गैप, राइट। फिर आता है 13 अप्रैल, मतलब भारतीय इतिहास का एक ऐसा दिन जिसने स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। हाँ, जलियांवाला बाग। जी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की 107वीं बरसी। 1919 की इस भयानक त्रासदी का दर्द देश आज भी महसूस करता है। बिल्कुल। और साइंस और टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखें तो 14 अप्रैल का दिन बहुत ही यूनिक है। वो कैसे? इस दिन विश्व क्वांटम दिवस और चागास दिवस मनाए जाते हैं। क्वांटम डे की थीम एस्पिरेंट्स को याद रखनी है। थीम है क्वांटम फॉर ऑल, ब्रिजिंग थ्योरी टू एवरीडे इम्पैक्ट। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन दिख रहा है। क्या? 14 अप्रैल मतलब अमेरिकन फॉर्मेट में 4/14। क्या इसका कनेक्शन गणित के पाए कांस्टेंट जो 3.14 होता है उससे है क्या? अरे वाह, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। विश्व क्वांटम दिवस को पहली बार 14 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया था, क्योंकि यह तारीख प्लैंक कांस्टेंट
और इसी पाए स्थिरांक यानी 3.14 के इर्द गिर्द घूमती है। और मजे की बात देखिए लर्नर्स, आज ही हमने स्लाइड 2 में पढ़ा है कि आंध्र प्रदेश में भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड लॉन्च हुआ है। एग्जैक्टली। तो क्वांटम डे जो 14 अप्रैल या पाई डे है और आंध्र प्रदेश के इस क्वांटम टेस्ट बेड को आप एक साथ लिंक कर लीजिए। ये एक ऐसा आहा मोमेंट है जो आपको चीजें याद रखने में मदद करेगा। बिल्कुल, ये ट्रिक बहुत काम आएगी। और इसी के साथ हेल्थ सेक्टर में एक बड़ी पहल पोषण पखवाड़ा का 8वां संस्करण भी चल रहा है। जी। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लॉन्च किया है और इसकी थीम है मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन फर्स्ट 6 इयर्स। ये सारे इनिशिएटिव सच में बहुत अच्छे हैं। हाँ। लेकिन अब अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक फ्रेम में रखकर देखें, मेरा मतलब है चाहे वो सुरक्षा हो, तकनीक हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जी, ये सब मिलकर भारत को एक आर्थिक महाशक्ति और आत्मनिर्भर कैसे बनाते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसे हम अपनी अगली स्लाइड रणनीतिक खाका यानी स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट के जरिए समझ सकते हैं। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए ना हम एक घर बनाने की एनालॉजी ले सकते हैं। इस आत्मनिर्भर सिंथेसिस के 4 पिलर्स हैं। अच्छा, 4 पिलर्स। हाँ। पहला क्या है? पहला पिलर है एनर्जी इंडिपेंडेंस यानी घर की नींव। भारत अब पश्चिम एशियाई देशों के एलपीजी आयात पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। ओके, और उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव है इलेक्ट्रिक कुकिंग जैसे इंडक्शन का इस्तेमाल और स्मार्ट ग्रिड्स की तरफ तेजी से बढ़ना। राइट। दूसरा पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलिंग यानी उस घर की मजबूत दीवारें और वायरिंग। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। एग्जैक्टली। पूरे देश में इस विशाल इलेक्ट्रिकल शिफ्ट को सपोर्ट करने के लिए हमें 24 घंटे क्लीन और स्टेबल बिजली चाहिए। और ये काम कलई 2 और कमला हाइड्रो बांध जैसी जो मेगा परियोजनाएं हैं वो कर रही हैं, जो क्लीन बेसलाइन पावर प्रदान करती हैं। जी। तीसरा पिलर है सप्लाई चेन सिक्योरिटी। आपको याद होगा सरकार ने जून के बुआई के मौसम से बहुत पहले ही फ्लोटिंग ग्लोबल अमोनिया टेंडर्स जारी कर दिए हैं। इसका मतलब है कि हमने जो फर्टिलाइजर है या उर्वरक वो पहले ही सिक्योर कर लिया है। हाँ। ताकि दुनिया में कोई भी भू राजनीतिक झटका आए या वॉर हो तो हमारे किसानों को खाद की कमी ना हो। एकदम सही। और चौथा और सबसे क्रिटिकल पिलर है फाइनेंशियल डिजिटाइजेशन। सरकार ने 100% NHAI फास्टैग लागू कर दिया है। राइट। और आरबीआई अपने उत्कर्ष 2029 विजन के तहत जो CBDC है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उस पर बहुत फोकस कर रही है। अब यहाँ मैं एक बहुत ही कोर बैंकिंग कॉन्सेप्ट आपसे समझना चाहूंगी। हाँ, पूछिए। इस ग्लोबल अमोनिया टेंडर यानी खेती की खाद और आरबीआई के उत्कर्ष 2029 जो डिजिटल करेंसी है, इन दोनों के बीच सीधा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन क्या है? ये इकोनॉमी का सबसे खूबसूरत कनेक्शन है। अच्छा। देखिए, जब ग्लोबल अमोनिया टेंडर से सप्लाई चेन सुरक्षित होती है तो किसानों को सही समय पर खाद मिलती है और पैदावार अच्छी होती है। हाँ। पैदावार अच्छी होने से जो फूड इन्फ्लेशन है यानी महंगाई, वो कंट्रोल में रहती है। राइट। और जब मार्केट में महंगाई का प्रेशर नहीं होता तब जाकर आरबीआई के लिए अपनी मौद्रिक नीतियों को यानी मॉनेटरी पॉलिसीज को स्थिर रखना आसान हो जाता है। और उसी स्टेबल माहौल में इकोनॉमी को डिजिटाइज करना CBDC के जरिए सफल हो पाता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल ही वो चाबी है जिससे घरेलू अर्थव्यवस्था औपचारिक और डिजिटल बनती है। वाओ। तो ये सब कुछ एक साइकिल है। खाद की सिक्योरिटी से महंगाई घटेगी और उसी स्टेबल माहौल में डिजिटल रूपी फलेगा फूलेगा। थ्योरी एकदम क्लियर हो गई। बिल्कुल। अब पूरी थियोरी तो समझ ली, तो अब वक्त आ गया है एस्पिरेंट्स के कंसेप्ट्स को टेस्ट करने का। एग्जैक्टली। तो चलते हैं दी एग्जाम कंट्रोल रूम में। चलिए 3 बहुत ही लॉजिकल MCQs देखते हैं। जी। पहला सवाल, आरबीआई के नए फ्रॉड कंटेनमेंट नियमों के तहत शैडो क्रेडिट में फंड ट्रांसफर होने से पहले गैर KYC म्यूल खातों के लिए वार्षिक सीमा क्या तय की गई है? विकल्प बता दीजिए। विकल्प हैं A 10 लाख, B 15 लाख, C 25 लाख या D 50 लाख। इसका सही उत्तर है विकल्प C 25 लाख रुपए। यहाँ लर्नर्स को म्यूल अकाउंट्स और शैडो क्रेडिट समझना जरूरी है। हाँ, ये म्यूल अकाउंट्स क्या होते हैं? जैसे खच्चर का यानी म्यूल का इस्तेमाल अवैध सामान ढोने के लिए होता है ना, वैसे ही साइबर अपराधी भोले भाले लोगों के बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल काले धन को इधर उधर ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। इन्हें ही म्यूल अकाउंट्स कहते हैं। और शैडो क्रेडिट? शैडो क्रेडिट का मतलब है वो फाइनेंसिंग जो पारंपरिक और रेगुलेटेड बैंकिंग सिस्टम के बाहर होती है।
आरबीआई ने ऐसे सस्पेक्टेड गैर केवाईसी खातों की लिमिट 25 लाख फिक्स करके मनी लॉन्ड्रिंग पर बड़ा प्रहार किया है। एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब दूसरा सवाल, 1720 मेगावाट का कमला हाइड्रो प्रोजेक्ट मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस क्या हैं? विकल्प है ए अंजों, बी क्रादादी या कुरुंकुमे, सी शिवपुरी या डी नमगन। हमने अभी स्लाइड 7 के स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट में इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पिलर के तहत इस मेगा प्रोजेक्ट का जिक्र किया था। राइट। इसका सही उत्तर है बी क्रादादी या कुरुंकुमे। और यहाँ एलिमिनेशन मेथड भी काम कर सकता है, क्योंकि ऑप्शन डी में जो नामगन है वहां तो भारत और उज्बेकिस्तान की डस्टलेक एक्सरसाइज चल रहे हैं ना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। चलिए अब आखिरी सवाल। हंगरी में लंबे समय से प्रधानमंत्री रहे विक्टर ऑर्बन को हराकर हाल ही में किसने भारी संसदीय जीत हासिल की है? विकल्प है ए रोमन गॉफमैन, बी पीटर मग्यार, सी निजार अमेदी या डी मार्क कार्नी। इस ग्लोबल पॉलिटिकल शिफ्ट का सही जवाब है बी पीटर मग्यार। राइट। तो आज के सेशन में हमने डिफेंस एक्सरसाइज से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग और ग्लोबल पॉलिटिक्स तक का जो सफर तय किया है जी, उससे ये साफ हो जाता है कि करंट अफेयर्स कोई अलग अलग घटनाओं का संग्रह नहीं है, ये एक पूरा इंटरकनेक्टेड वेब है। बिल्कुल। आज हमने देखा कि कैसे अंतरिक्ष में लॉन्च होने वाली सैटेलाइट का डेटा जमीन पर खेती को प्रभावित करता है। हाँ, कैसे वो खेती महंगाई को कंट्रोल करती है और कैसे वो कंट्रोल हुई महंगाई हाईवे पर चलने वाले फास्टैग और आरबीआई के डिजिटल रुपये तक की पूरी चेन को मजबूत करती है। एग्जैक्टली। एक बैंकर के रूप में ना एस्पिरेंट्स को बस इन डॉट्स को कनेक्ट करना आना चाहिए। एकदम सही बात है। तो लर्नर्स, अगर आज के इस डीप डाइव ने आपके करंट अफेयर्स देखने का नजरिया बदला है तो कंपाउंड लर्निंग के इस सेशन को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर जरूर करें।